ऋषिका इन सब बातों से अनजान थी कि निखिल इस समय मेरा मेंशन में है। बहुत देर का बाथरूम में गई थी, पर अभी तक वो बाहर नहीं आई थी। निखिल जब कमरे के अंदर आता है तो देखता है किसी का कमरे में नहीं थी। तभी उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। वो सोचता है कि इशिका शावर ले रही है, इसलिए वो कुछ देर वहीं सोफे पर बैठकर उसका इंतजार करने लगता है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, पर इशिका अभी भी बाहर नहीं आई थी। निखिल बेचैनी से रूम में इधर उधर चक्कर काट रहा था। व्हाट द हेल, आखिर ये लड़की बाहर क्यों नहीं आ रही? कुछ सोचते हुए निखिल बाथरूम के डोर पर नॉक करता है, पर ये क्या, दरवाज़ा तो खुला ही था। फिर भी वो बाहर से ही इशिका को आवाज़ लगाता है। इशिका, इशिका, क्या तुम अंदर हो? पर अंदर से इशिका की कोई आवाज़ नहीं आती है, बल्कि अभी भी सिर्फ पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। निखिल धीरे धीरे दरवाज़ा ओपन करता है और सामने जो देखता है उसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो जल्दी से बाथरूम के अंदर भागता है। इशिका शावर के नीचे अपने दोनों घुटनों को अपने हाथों से बांधे बैठी हुई थी। वो पूरी तरह से भीग चुकी थी। वो ना जाने कहाँ खोई हुई थी कि उसे निखिल के अंदर आने का भी पता नहीं चला था। शावर अभी भी ऑन था, पर इशिका को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जाने कितनी देर से वो ऐसे ही बैठी हुई थी। निखिल उसके पास आते हुए जल्दी से शावर ऑफ करता है और उसे पकड़कर सीधा खड़ा करता है। व्हाट द हेल, आर यू मैड? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। निखिल को वहां अचानक से देखकर कुछ पल के लिए तो इशिका को समझ ही नहीं पाती है, और जब उसे समझ में आता है तो वो अपना हाथ झटकते हुए उससे दूर कर लेती है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको अंदर किसने आने दिया? इशिका अपना एक कदम पीछे लेती है, पर वो फिसल कर गिरने को होती है। निखिल उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। संभाल के। इशिका फिर एक बार खुद को उससे छुड़ाती है। ओह प्लीज मिस्टर ओबराय, क्यों आए हैं आप यहाँ? क्या चाहिए आपको मुझसे? मुझे आपसे बात नहीं करनी। जस्ट लीव मी अलोन। इशिका प्लीज, मुझे एक बार एक्सप्लेन करने का मौका दो। मैं तुम्हें सब बताऊंगा, शुरू से लेकर अंत तक की सारी बातें। बस एक बार मेरी बात सुन लो। निखिल ने रिक्वेस्ट किया था। इशिका उसको गुस्से से देखती है। क्यों? आज तक आपको नहीं लगा कि आपको मुझे बताना चाहिए? आज अचानक से आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे सब पता होना चाहिए था? इशिका, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता था, पर मैं डर गया था। मैं और करता भी क्या? मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। इशिका कहती है, एक बात बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मेरे ऊपर तरस आ रहा है, या फिर जो कुछ भी हुआ उसके लिए आप खुद को जिम्मेदार मानते हैं? क्यों की थी आपने मुझसे शादी? क्या ये इसलिए था क्योंकि आपको लगता था कि मेरी इस हालत की जिम्मेदार आप हैं? 3 साल पहले आपने मुझसे प्यार किया। आपके भाई ने आपसे बदला लेने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। उसके बाद आपने यह सोचा होगा कि आपकी वजह से मेरी ऐसी हालत हो गई है। मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। मेरे डैड ने भी मुझे अकेला छोड़ दिया। बेचारी लड़की क्या करेगी, कहाँ जाएगी? मैं इससे शादी कर लेता हूँ, इस पे एहसान कर देता हूँ। ऐसा ही है ना? मैं सच कह रही हूँ ना निखिल? निखिल उसे एकटक देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? ऐसा सोचती हो तुम मेरे बारे में? इशिका, मैं तुम पर तरस खाऊंगा? मुझे तुम पर नहीं, मुझे तो अपने आप पर तरस आता है। कितना बेवकूफ था मैं, अपने प्यार तक को नहीं बचा पाया। निखिल एक गहरी सांस लेता है। तुमने सच कहा, मुझे गिल्ट था, पर इस बात का नहीं कि तुम कैसे सरवाइव करोगी, बल्कि इस बात का कि अगर मैं चाहता तो मैं तुम्हें बचा सकता था। मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए तुमसे दूर जा रहा हूँ। मुझे लगा कि तुम और साहिल एक दूसरे से प्यार करते हो, इसलिए मैंने अपने कदम पीछे लिए थे। अगर मुझे इस बात का जरा सा भी अंदाजा होता ना कि ये सब साहिल की एक चाल है, तो आई श्योर इशिका, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने देता। इशिका, मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा, पर प्लीज पहले तुम चेंज कर लो। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। हमारे बच्चे के बारे में सोचो। इशिका उसे गहरी नजरों से देखती है। हमारा बच्चा? नो मिस्टर ओबराय, ये आपका बच्चा नहीं है। ये आपके भाई का बच्चा है, उस भाई का जिसने मुझे यूज किया। क्या आपको तकलीफ नहीं होती, गुस्सा नहीं आता आपको इसे मेरे अंदर पलता देखकर? आप चाहे कितना भी कह लें कि ये आपका बच्चा है, पर सच तो यही है ना कि आपका बच्चा नहीं है, बल्कि ये एक नाजायज। तड़ाक! इससे पहले कि इशिका अपनी बात पूरी कर पाती, निखिल ने उसे एक थप्पड़ लगा दिया था। इशिका अपने गाल पर हाथ रख
अपने आंसू भरी आंखों से निखिल को देख रही थी। ये पहली बार था जब निखिल ने उस पर हाथ उठाया था। निखिल गुस्से से इशिका को अपने करीब खींचता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, क्या कहा तुमने? एक बात समझ लो इशिका, तुम मेरी हो और तुमसे जुड़ा हर चीज अब सिर्फ मेरा है, ये बच्चा भी। दोबारा कभी इसके बारे में उल्टा सीधा मत बोलना। जिस दिन मैंने यह कहा था ये हमारा बच्चा है, उसी दिन से ये मेरा बच्चा हो गया था और मेरे बच्चे को कोई नाजायज कहे, यह मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इशिका उसे एकटक देख रही थी, जैसे वो उसकी आंखों में कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही थी। इशिका ने गुस्से में अपने बच्चे को नाजायज कह दिया था, पर इस बात पर निखिल का जो रिएक्शन था, उसने कहीं ना कहीं इशिका के दिल के सबसे कोमल हिस्से पर असर किया था। निखिल कहता है, इशिका प्लीज मेरी बात सुनो। आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज से नहीं, 3 सालों से। पिछले 3 सालों में मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है। मैंने कभी तुम्हें अपने दिल की बात नहीं बताई। काश निखिल, काश आपने मुझे अपने दिल की बात बताई होती। ऋषिका की आंखें अब भी निखिल पर ही टिकी हुई थी। मुझे पता है मेरी सबसे बड़ी गलती यही है। बिना किसी कोशिश के मैं पीछे हट गया। मेरी सबसे बड़ी गलती यही है। लेकिन मैं और करता भी क्या? तुम उस समय साहिल से प्यार करती थी। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता था, इसलिए मैं पीछे हट गया। ऋषिका एक गहरी सांस लेती है और अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, ओके फाइन, चलिए मान लिया आपकी बात। तो अब आप मुझे ये बताइए, इतना कुछ होने के बाद भी आपने मुझसे शादी एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर की। उस समय भी तो आप मुझे अपने दिल की बात बता सकते थे ना? पर नहीं, आपने तब भी नहीं बताया। इतने समय से हम एक साथ एक घर में एक कमरे के अंदर रह रहे हैं, क्या आपने एक बार भी मुझे ये बताने की कोशिश की? मैं कोई खिलौना हूँ क्या? मुझे जैसे मन वैसे घुमाते हैं आप सब। पहले डैड, फिर साहिल, और अब आप। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने इतने समय में तुमसे कुछ भी बताने की कोशिश नहीं की। मैं ये भी मानता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर शादी करना गलत था। तुम बताओ, अगर मैं तुम्हें बता देता कि ये सब क्यों हुआ है तुम्हारे साथ, तो क्या तुम मुझे माफ करती? क्या तुम कभी मुझसे शादी करने के लिए राजी होती? इसी का मेरा यकीन करो, मैंने कभी तुम्हें जानबूझकर हर्ट करने की कोशिश नहीं की। मैं क्यों हर्ट करूंगा तुम्हें? निखिल इशिका का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरते हुए कहता है, यू नो व्हाट, तुम्हें एक छोटी सी खरोंच भी आती है तो मेरा दिल तड़प उठता है। तुम्हारे चेहरे की एक छोटी सी मुस्कुराहट से मेरा पूरा दिन बन जाता है। तुम्हें हर्ट करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। जिस रात मुझे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो, मैं बहुत टूट गया था। मुझे पहले से ही पता था कि तुम मेरी कभी नहीं हो सकती, पर पता नहीं क्यों एक अजीब सी तकलीफ हो रही थी मुझे। यहाँ बहुत दर्द हो रहा था। निखिल अपने दिल के पास हाथ रखते हुए कहता है, जब से तुमने मेरे साथ काम करना शुरू किया था, शायद मेरे दिल के किसी कोने में एक उम्मीद जगने लगी थी कि मैं अपने प्यार को पा सकता हूँ। उस रात एक बार फिर मेरी सारी उम्मीदें टूट गई थी। फिर भी मैंने खुद को संभाला, क्योंकि मैं जानता था तुम अकेली हो, कोई तुम्हारे साथ नहीं था। ऐसे में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था। मुझे लगा कि तुम्हारा और साहिल का खुद का फैसला होगा और तब जाकर तुम दोनों ने यह रिश्ता आगे बढ़ाया होगा। मैंने डैड से तुम्हारे और साहिल के रिश्ते की बात की, पर जब मुझे पता चला कि साहिल ने शादी करने से इनकार कर दिया है, तब मैं उससे मिलने उस होटल में गया जहां उसका शूट चल रहा था। और जब मैं वहां पहुंचा तो साहिल के साथ पहले से ही एक लड़की उसके बेडरूम में थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। हम दोनों के बीच हाथापाई भी हुई, लेकिन उसके बाद साहिल ने मुझे सब कुछ सच बताया। उस दिन मैं सही मायने में साहिल से हार गया था, क्योंकि मैं उस लड़की को नहीं बचा पाया जिससे मैं बहुत प्यार करता था। इससे ज़्यादा तकलीफ मुझे पहले कभी नहीं हुई थी। मैं ड्रिंक करते करते बाद में बेहोश हो गया। अमित उसी बाद में एक मीटिंग के लिए आया था। वो मुझे घर लेकर आया और उसके अगले दिन तुम मुझे अमित के घर पर मिली। सुबह तुम्हें अंदर ला रहा था। उस रात भी तुम पर हमला हुआ था, पर तुम बच गई थी। मैंने सोच लिया था अब बस बहुत हो गया, अब मैं तुम पर एक आंच भी नहीं आने दूंगा। मैंने बहुत सोचा पर मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर शादी करूंगा। सही समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताने वाला था, पर बीच में ही इतना कुछ हो गया और उसके बाद वो लेटर्स वगैरह, उन सब से मैं इतना डिस्टर्ब हो गया कि मैं चाह कर भी तुम्हें नहीं बता पाया था। कल रात साहिल का कॉल आया था, भाई जो तुमने सुना।
साहिल ने मुझे पहले भी धमकी दिया था कि वो तुम्हें सब कुछ सच सच बता देगा। मेरे अंदर एक डर सा बैठ गया था कि कहीं सब कुछ जानने के बाद तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़कर ना चली जाओ और एक बार फिर मैं अकेला न रह जाऊं। निखिल इशिका के सिर से अपना सिर जोड़ते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता इशिका, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। आई लव यू सो मच। मेरी वजह से तुमने जो तकलीफ सही है मैं उसे कम तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरी जान, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारा पूरी जिंदगी ख्याल रखूंगा। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। कहीं ना कहीं निखिल के इजहार ने इशिका का दिल छू लिया था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। निखिल उसे कस के अपनी बाहों में जकड़ लेता है। प्लीज इशिका, मुझे एक मौका दो, बस एक मौका। मैं तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हमारी एक पूरी फैमिली होगी जिसमें तुम, मैं और हमारा बेबी होगा। बस एक मौका दे दो। थोड़ी देर की शांति के बाद ऋषिका कहती है, मौका? मौका चाहिए ना आपको? ठीक है, आप मुझे 10 दिन दीजिए। 10 दिन के बाद मैं आपको अपना जवाब दूंगी। तब तक के लिए आप यहाँ से जाइए। ऋषिका निखिल की बाहों से निकलने की कोशिश करती है, पर निखिल उसे और कसकर हक करते हुए कहता है, जाइए मतलब? क्या तुम मेरे साथ नहीं जाओगी? निखिल ने उसे इतना कसकर पकड़ा हुआ था कि ऋषिका हिल भी नहीं पा रही थी। निखिल, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। मैंने आपसे कहा ना, मैं आपको अपना जवाब बता दूंगी। निखिल इशिका को छोड़ देता है, पर वो उसे खुद से दूर नहीं जाने देता है। थोड़ी देर तक वो उसे ऐसे ही देखता रहता है और फिर कहता है, इशिका, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स है, तो फिर तुम्हें 10 दिन का समय क्यों चाहिए? और फिर 10 दिन तुम मेरे साथ रहकर भी तो अपना फैसला ले सकती हो ना। इशिका निखिल की नीली आंखों में खोसी गई थी। वह देखती है कि निखिल का चेहरा उतरा हुआ था। इशिका उसे ऐसे नहीं देख पा रही थी। उसके हाथ थोड़े से ऊपर उठे थे, पर कुछ करने से पहले इसने अपने हाथ रोक लिए थे। इससे पहले कि इशिका कुछ कहती, निखिल कहता है, ठीक है, तुम यहाँ रहना चाहती हो ना? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर अब मैं जो करने वाला हूँ उसके लिए तुम भी मुझे नहीं रोक सकती। इशिका की आंखें छोटी हो गई थी। क्या करने वाले हैं आप? निखिल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। थोड़ी देर में तुम्हें खुद पता चल जाएगा। इतना कहकर वो वहीं हैंगर पर लटक रहे बाथरोब में से एक पिंक कलर का बाथरोब उठाकर उसकी ओर फेंकता है। कपड़े चेंज करो। इतना कहकर वो दूसरी ओर मुड़ता है। इशिका थोड़ी देर उसकी पीठ को घूरती है। क्या मतलब? क्या आप बाहर नहीं जाने वाले? मैं क्या आपके सामने चेंज करूं? निखिल जो पीछे मुड़े खड़ा था, इशिका की बात सुनकर एक बार फिर उसकी ओर मुड़ता है और शरारत से मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों? प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम मेरी बीवी नहीं हो? क्या हो जाएगा अगर मैं तुम्हें वैसे देख भी लूं तो? इशिका अपनी आंखें रोल करती है। हो गया आपका? नाउ प्लीज गेट आउट, मुझे चेंज करना है। निखिल मुस्कुराता है। ओके, जा रहा हूँ। इतना कहकर निखिल तो बाथरूम से बाहर चला गया था, पर इशिका अभी भी वहां खड़ी एकटक डोर की ओर देख रही थी, जो कि अब बंद हो गए थे। इशिका एक गहरी सांस लेती है। मेरे मन में कुछ कंफ्यूजन थे, पर अब सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए हैं और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि अब मुझे क्या करना है। 3 साल पहले भी आपकी कोई गलती नहीं थी और आज भी आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन जिसकी गलती है वो इस समय खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा है। तो आपको खुद से दूर करके मैं अपनी खुशियाँ क्यों स्पॉइल करूँ? आई लव यू निखिल। मैं यह बात आपसे भी कहना चाहती हूँ, पर उससे पहले मैं उस इंसान को सजा देना चाहती हूँ जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और उसके बाद ही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूँगी। मेरे साथ जो हुआ उसके जिम्मेदार आप नहीं हैं। आज तक साहिल की वजह से आपने बहुत तकलीफें उठाई हैं ना, फिर भी आप उसे कोई सजा नहीं दे पाए। और मुझे पता है ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आप उसके साथ कुछ भी करते हैं तो आपके डैड को तकलीफ होगी। पर मैं ऐसा नहीं सोचती। आई वांट रिवेंज। वो सर एक तकलीफ का जो उसने मुझे दिया है, जो उसने आपको दिया है, मुझे उसका बदला चाहिए। और जब तक मैं उससे अपना बदला नहीं ले लेती, तब तक मैं आपसे अपने प्यार का इजहार नहीं करूँगी। आखिर उसे भी तो पता चले कि कैसा लगता है जब पूरी दुनिया हम पर उंगली उठाती है, कैसा लगता है जब लोग हमें ताने देते हैं, कितनी तकलीफ होती है जब हमसे वो चीज़ छीन ली जाती है जिससे हम प्यार करते हैं। इशिका के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट थी।
मिस्टर साहिल ओबराय, तुम्हें तुम्हारा करियर बहुत प्यारा है ना? तो सबसे पहले मैं तुम्हारा एक्टर बनने का सपना ही बर्बाद कर दूंगी। फिर कोई तुम्हें लीड रोल देना तो दूर, तुम्हें साइड रोल के लिए भी नहीं पूछेगा। बी रेडी, इट्स रिवेंज टाइम। थोड़ी देर बाद इशिका अपने कपड़े चेंज करके बाथरोब पहनकर बाथरूम से बाहर आती है। निखिल दरवाजे पे ही खड़ा था। इशिका जैसे ही अपने कदम बाथरूम से बाहर लेती है, निखिल उसको अपनी गोद में उठा लेता है। इशिका हैरानी से देखती है। इशिका को पहले ही पता था कि निखिल अभी भी वीक है। उसने ये भी अंदाजा लगा लिया था कि वो जरूर हॉस्पिटल से ही डायरेक्ट वहां आया है, क्योंकि निखिल के बाल अभी भी मैसी हुए इधर उधर बिखरे हुए थे। इशिका को उसकी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए तो कल गुस्सा होने के बावजूद भी वो अपने आप को हॉस्पिटल जाने से रोक नहीं पाई थी। वो निखिल को खुद को ऐसे उठाते देखती है तो गुस्से से कहती है, निखिल, ये क्या कर रहे हैं आप? नीचे उतारिए मुझे, मैं खुद से भी चल सकती हूँ। निखिल उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर देता है और उसे अपनी बाहों में उठाए हुए कमरे के अंदर ले आता है। कमरे में लाकर नीचे उतारते हुए वो गहरी सांसें लेने लगता है। एक तो फीवर की वजह से वो पहले से ही कमजोर था, ऊपर से इन दिनों इशिका के वजन में काफी बदलाव आया था, जो कि उसकी प्रेगनेंसी की वजह से था। ओ गॉड, तुम इतनी भारी कब से हो गई? उसको ऐसे गहरी सांस लेते देख इशिका पहले तो परेशान हो गई थी, पर जैसे ही वो उसके द्वारा कई शब्द सुनती है, उसे गुस्सा आ जाता है। क्या कहा आपने? भारी? आप ये कहना चाहते हैं कि मैं मोटी हो गई हूँ? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मिस्टर खड़ूस ओबराय, आपने एक प्रेग्नेंट लड़की को उठाया था, और अभी तो मेरा वजन इतना ज़्यादा बढ़ा भी नहीं है। अभी तो बस थोड़े थोड़े मेरे पेट बाहर निकले हैं और मैं अभी से आपको भारी लगने लगी। कुछ दिन बाद जब मेरा पेट और ज़्यादा बाहर आ जाएगा, तब आप ये कहेंगे, ओ गॉड, तुम कितनी अगली दिख रही हो। अब तुम्हें वो बात नहीं है, मेरा प्यार खत्म हो गया। अब मैं तुमसे प्यार नहीं। इशिका अपने में ही गुस्से में ये सब बोले जा रही थी, तभी निखिल उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। इशिका शॉक्ड हो गई थी। उसे समझ में नहीं आया था कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। निखिल ने यह सब अचानक से किया था। वो उसे धक्का दे देती है और वो इस समय निखिल की नज़रें अवॉइड कर रही थी और इधर उधर देख रही थी, शायद अपनी फीलिंग्स छुपाने की कोशिश कर रही थी। हे, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। यू कांट टच मी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? मैं एक बात आपको पहले से ही बता देती हूँ, मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। मैंने आपको अभी तक हाँ नहीं बोला है, इसलिए अभी मुझसे दूरी बनाकर रखिए और बिना मेरी इजाज़त के मेरे पास आने की कोशिश भी मत कीजिएगा, वरना। इशिका अपने हाथ की एक उंगली निखिल की ओर पॉइंट करते हुए कहती है। ये सब अपने चेहरे पर आई शर्माहट छुपाने के लिए कह रही थी। निखिल उसके हाथ पकड़ लेता है। वो दिन कभी नहीं आएगा कि मैं तुमसे यही कहूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी खूबसूरती से प्यार करता हूँ? सिली गर्ल, अगर ऐसी बात होती तो 3 साल में जाने कितनी लड़कियों से मुझे प्यार होता, पर नहीं हुआ, सिर्फ तुमसे हुआ। जानती हो क्यों? फिर वो अपने सवाल का जवाब खुद ही देते हुए कहता है, क्योंकि तुम मुझे पूरी की पूरी पसंद हो। वैसे तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुम्हें मना ही लूँगा, और अगर फिर भी तुम नहीं आई मेरे साथ, तो भी मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। इसी का निखिल की आंखों में खोसी गई थी। निखिल उसका बाथरोब उसके सीने के पास से सही करते हुए कहता है, कपड़े पहन लो। इशिका जैसे होश में आती है, उसने ध्यान ही नहीं दिया था कि उसका बाथरोब उसके सीने के पास से थोड़ा हट गया था, जिससे उसकी क्लीवेज साफ दिखाई दे रही थी, और निखिल ने उसे ही सही करते हुए उससे ये बात बोली थी। इशिका का चेहरा शर्म से झुक जाता है। वो बिना निखिल की ओर एक बार नजरें उठाए क्लोजेट रूम में चली जाती है। निखिल मुस्कुराते हुए बालकनी की ओर चला जाता है और अपना फ़ोन निकालकर कॉल लगा देता है। कुछ देर बाद कॉल पर वो विकी से अपनी ज़रूरत का सामान मेहरा मेंशन लाने को कहकर फ़ोन कट कर देता है। कुछ समय बाद विकी निखिल की ज़रूरत का सामान लेकर मेहरा मेंशन आ गया था। इसके साथ ही निखिल ने उसे सारी ज़रूरी फाइल्स वगैरह भी लाने को कहा था। कुछ दिन तक वो वहीं से काम करने वाला था। इशिका की नज़र जैसे ही निखिल के सूटकेस की ओर जाती है, उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। निखिल अपने सामान इशिका की अलमारी में सेट कर रहा था। इशिका तेज कदमों से उसके पास आती है। ये क्या कर रहे हैं आप? डोंट टेल मी कि आप यहाँ रहने वाले हैं। निखिल बिना उसकी ओर देखे कहता है, क्यों, तुम्हें कोई शक है? इशिका अपने पैर पटकते हुए कहती है, नो वे,
मैंने आपसे कहा था ना, मुझे 10 दिन का समय दीजिए। निखिल अलमारी बंद करते हुए कहता है, और मैंने भी कहा था कि अब मैं जो करूँगा तो मुझे वो करने से नहीं रोक सकती, इसलिए अब इस बात पर कोई बहस नहीं होगी। आज से 10 दिन तक मैं यहीं हूँ। इशिका उसे गुस्से से घूर रही थी। निखिल अपने एक कदम इशिका के पास लेते हुए कहता है, कूल डाउन वाइफी, क्योंकि तुम्हारे इस बेवजह के गुस्से का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं यहीं रहूँगा, और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। मेरा मेंशन। रणविजय, निखिल और सिरा इस समय डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे ब्रेकफास्ट के लिए। रणविजय कहते हैं, वैसे निखिल बेटा, एक बात बताओ, कल रात कुछ हुआ था क्या? इसी का लगभग 2:30 या 3 बजे के बीच घर आई थी। तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है क्या? सब ठीक तो है। वो काफ़ी अपसेट थी। मैंने उससे पूछा भी, पर उसने कुछ भी नहीं बताया। निखिल कुछ देर तक चुप रहता है। उसे समझ में नहीं आता है कि रणविजय के सवालों का उसे क्या जवाब देना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, वो उन्हें सच तो नहीं बता सकता था। निखिल कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता है कि तभी इशिका वहां आती है और रणविजय के गले में अपना हाथ डालकर उनके गाल पर एक छोटा सा किस करते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग डैड। रणविजय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वो इशिका के गालों को छूते हुए कहते हैं, गुड मॉर्निंग माई प्रिंसेस। नींद पूरी हुई आपकी? इशिका जो मुस्कुरा रही थी, उसकी नज़र जैसे ही निखिल पर पड़ती है, वो अपने चेहरे का भाव तुरंत बदल लेती है और सीरियस होते हुए कहती है, यस डैड, मुझे क्या होना था? मैं बिल्कुल ठीक थी। अच्छा, अगर बिल्कुल ठीक थी तो कल रात को इतना लेट घर क्यों आई थी? क्या तुमने फिर से निखिल से झगड़ा किया है? रणविजय ने उसे शक भरी नजरों से देखते हुए पूछा था। डैड, आपको हमेशा मैं ही गलत क्यों लगती हूँ? यह भी तो हो सकता है ना कि इन्होंने मुझसे झगड़ा किया है। रणविजय कहते हैं, निखिल कभी भी किसी से भी बेवजह नहीं झगड़ा करता। इसी का चिढ़ते हुए कहती है, बस हो गया आपका। मुझे समझ में नहीं आता कि आप मेरे डैड हैं या उनके। कोई बात नहीं, मैं बेकार में यहाँ आ गई थी। चलती हूँ, बाय बाय। कहकर इशिका वहां से जाने लगती है। इस समय उसने बेबी पिंक कलर की ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी हुई थी। हाथ में उसके एक पिंक कलर का बैग था। वो सच में किसी प्यारी सी प्रिंसेस की तरह लग रही थी। अब जाकर निखिल का ध्यान इस बात पर गया था कि इशिका कहीं जा रही थी। इससे पहले कि रणविजय इशिका की किसी सवाल का जवाब देते, निखिल एक चेयर खींचते हुए इशिका का हाथ पकड़कर उसे उस पर बैठा देता है। इशिका उसे हैरानी से देखने लगती है। ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद जहाँ जाना होगा मुझे बता देना, मैं तुम्हें ले चलूँगा। निखिल ने उसके आगे प्लेट सीधा करते हुए कहा था। और मैं ऐसा क्यों करूँगी? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी बात मानूंगी? कहते हुए इशिका अपनी जगह से खड़ा होने की कोशिश करती है, पर निखिल उसे फिर से एक बार बैठाते हुए कहता है, चुपचाप बैठ जाओ। मुझे अपना तरीका आजमाने के लिए फोर्स मत करो। निखिल जल्दी से इशिका के प्लेट में नाश्ता रखते हुए कहता है, जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश करो। रणविजय कहते हैं, वैसे इतनी सुबह सुबह कहाँ जाने का प्लान है तुम्हारा? शॉपिंग पर। इशिका ने नाश्ता करते हुए बेपरवाही से जवाब दिया था, और उसके जवाब से रणविजय के साथ साथ निखिल और श्रेया भी हैरानी से उसकी ओर देखने लगे थे। इशिका का ध्यान जब उन लोगों की ओर जाता है तो वो देखती है कि सब उसे ही घूर रहे थे। वो चिढ़ते हुए कहती है, क्या प्रॉब्लम है? मैं शॉपिंग पर नहीं जा सकती क्या? नहीं नहीं बेटा, आपकी जो मन करे आप वो करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रणविजय ने बात संभालते हुए कहा था। इशिका जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट खत्म करती है और फिर एक बार जाने को होती है। निखिल अपना ब्रेकफास्ट छोड़कर उसके साथ खड़ा हो जाता है। उसने अभी तक खाना शुरू भी नहीं किया था, क्योंकि उसकी नज़र इशिका पर थी, जो बिना सांस लिए जल्दी जल्दी खाए जा रही थी। इशिका निखिल को खड़ा होते देख कुछ सोचती है और फिर एक बार बैठ जाती है। निखिल के आईब्रोज ऊपर उठ जाते हैं। क्या हुआ, अब नहीं जाना तुम्हें? इशिका मन ही मन कहती है, अगर मैं अभी गई तो ये ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे। इन्हें अपनी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। फिर वो सामने से कहती है, मेरा मूड बदल गया, मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगी। सिरिया जो चुपचाप बैठी उनकी बातें सुन रही थी, अचानक से कहती है, वैसे तुम वापस कब जा रही हो? कब तक रहने का इरादा है तुम्हारा? तुम्हारी सो कॉल्ड ससुराल वालों ने तुम्हें घर से निकाल दिया क्या? इशिका गुस्से से सिरिया की ओर देखती है। सिरिया कहती है, नहीं, मुझे क्या मतलब,
मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी कि रात को घर पर आना कुछ अजीब था। अगर तुम्हें यहाँ आना ही था तो तुम दिन में भी तो आ सकती थी ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई कि ओबराय खानदान कभी किसी का नहीं हो सकता। श्रेया इस समय निखिल को घूर रही थी। इशिका अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कुराहट लाती है। थैंक यू सो मच श्रेया फॉर योर कंसर्न, बट डोंट वरी। तुम टेंशन मत लो। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और तुम्हें पता है उन्होंने तो मेरे नाम प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर की है। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम खुद पूछ लो। प्रॉपर्टी का नाम सुनकर निखिल का खाना उसके गले में ही अटक जाता है और वो खांसने लगता है। इशिका शरारत से मुस्कुराते हुए निखिल की पीठ सहलाती है और उसे पानी देते हुए कहती है, क्या हुआ मिस्टर हस्बैंड, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? निखिल जल्दी से पानी पीता है। नहीं, मैं ठीक हूँ। वो मन ही मन कहता है, प्रॉपर्टी वाली बात वो तो मैं भूल ही गया था। अब मुझे उसका भी एक्सप्लेनेशन देना होगा। इशिका निखिल इस समय कार में थे। निखिल इशिका को शॉपिंग कराने ले जा रहा था। अभी वो दोनों आधे रास्ते ही गए थे कि इशिका अचानक से कहती है, कार रोकिए। निखिल को लगता है कि उसने कुछ गलत सुन लिया है। वो इशिका की ओर देखने लगता है। मैंने कहा रुकिए। इशिका ने एक बार फिर अपनी बात दोहराई थी। इस बार निखिल कार रोक देता है। इशिका निखिल की ओर घूम जाती है। क्या अब आप मुझे बताएंगे कि ये प्रॉपर्टी वाला क्या चक्कर है? आपने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफ़र क्यों की? निखिल एक गहरी सांस लेता है। वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। एक्चुअली यह निशिका ब्रांड वाली प्रॉपर्टी है और ये हमेशा से तुम्हारे लिए ही थी। मैंने उसे तुम्हारे नाम से स्टेबल किया था। शायद तुमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। निशिका ब्रांड तुम्हारे और मेरे नाम का कॉम्बिनेशन है। निखिल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और वो एकटक इशिका की आंखों में देख रहा था। इशिका भी निखिल की आंखों में ही देख रही थी। उसकी आंखों में एक नमी उतर आई थी। क्या सच में ये मुझसे इतना प्यार करते हैं, जब इन्हें पता भी नहीं था कि हम अब कभी एक हो पाएंगे या नहीं? उस समय इन्होंने मेरे नाम पर इतने बड़े ब्रांड को इस्टेब्लिश्ड किया। अगर इन्हें पता चला कि मैं इनके भाई से बदला लेना चाहती हूँ तो क्या मुझसे नाराज हो जाएंगे? कहीं इन्होंने मुझे छोड़ दिया तो? इसी का अपने ख्यालों को झटकती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। निखिल मुझसे बहुत प्यार करते हैं। प्लीज भगवान जी सब संभाल लीजिएगा। अब मैं उनके बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं उनके बिना नहीं जी पाऊंगी। इसलिए प्लीज इन्हें मुझसे दूर मत कीजिएगा। इशिका ने अपने दिल की बात मन ही मन भगवान तक पहुंचा दी थी। इशिका बहुत इमोशनल हो गई थी। वो खुद को संभालती है और कार की खिड़की से दूसरी ओर देखने लगती है। निखिल उसे कुछ कहने को होता है पर उससे पहले इशिका कहती है, ठीक है चलिए। निखिल चुप हो जाता है और एक बार फिर गाड़ी स्टार्ट कर देता है। इशिका के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी पर वो उसे निखिल से छुपा रही थी। इशिका मन ही मन कहती है, यही तो एक मौका है कि मैं आपको परेशान कर सकती हूँ। अगर मैंने आपको इतनी आसानी से माफ़ कर दिया तो मैं आपसे अपनी बात कैसे मनवाऊंगी? इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है, आपको मुझे मनाना होगा। निखिल कार लाकर निशिका शॉपिंग मॉल के बाहर रोकता है। इशिका जब ये बात नोटिस करती है तो निखिल को घूरती है। मैंने आपको कहा कि मुझे यहाँ आना है, नहीं ना? पूरी मुंबई में सिर्फ यही एक मॉल है क्या? मुझे यहाँ नहीं जाना। मुझे किसी और मॉल जाना है। अरे, पर इसमें क्या प्रॉब्लम है? इतनी बड़ी ब्रांड है, यहाँ हर चीज़ मिलेगा। तुम यहाँ शॉपिंग क्यों नहीं कर सकती? निखिल को इशिका की जिद कुछ समझ में नहीं आई थी, क्योंकि मेरा मन किसी और मॉल में जाने का है। निखिल के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। वो अपनी गाड़ी मोड़ देता है और वहीं पास के ही मॉल के बाहर लाकर गाड़ी रोकता है और इशिका से उतरने का इशारा करता है, पर इशिका इस बार भी कार से बाहर नहीं उतरती है। मिस्टर ओबराय, आई थिंक यह मॉल भी उतना अच्छा नहीं है। एक्चुअली मेरा मन बदल गया। अब मुझे शॉपिंग करना ही नहीं है। आप मुझे अम्यूजमेंट पार्क ले चलो। निखिल अपनी आंखें छोटी करके इशिका को घूरता है। आर यू सीरियस? तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क ही जाना है? इशिका गुस्से से कहती है, तो क्या मैं मजाक कर रही हूँ? जितना बोल रही हूँ उतना कीजिए। अगर आप नहीं ले जा सकते तो मुझे बोल दीजिए, मैं ऑटो लेकर चली जाऊंगी। इतना कहकर इशिका अपनी सीट बेल्ट खोलती है और कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगती है। निखिल जल्दी से कहता है, चल रहा हूँ मैं, चल रहा हूँ। कहते हुए निखिल इशिका की सीट बेल्ट बांधने लगता है। इशिका निखिल को इतने करीब पाकर फिर एक बार उसी में खो जाती है। जैसे निखिल की नज़र उसको एकटक देखते इशिका के ऊपर पड़ती है,
वो भी उसकी आंखों में देखने लगता है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। उनका ध्यान गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ से टूटता है। निखिल फिर एक बार अपनी सीट पर बैठ गया था। इसका थोड़ी ऑकवर्ड होते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। गॉड, क्या कर रही हूँ मैं? मिस्टर खड़ूस ओबराय को शक हो जाएगा कि मैं बस उनसे गुस्सा होने का नाटक कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद उनकी कार अम्यूजमेंट पार्क के बाहर आकर रुकती है। इशिका एक नज़र कार से बाहर देखती है। मुझे लगता है कि अम्यूजमेंट पार्क में अकेले जाना बहुत बोरिंग हो जाएगा। इसी तरह से इशिका ने आज पूरा दिन निखिल को सिर्फ इधर से उधर घुमाया था। वो किसी एक जगह जाने को कहती है और फिर जब निखिल उसे वहां पर ले जाता तो इशिका अपना फैसला बदल देती। निखिल बहुत अच्छे से समझ रहा था कि इशिका बस उसे परेशान करने की कोशिश कर रही है, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। पूरे दिन की थकान के बाद निखिल मेहरा मैंसन वापस आते ही सो गया था। इशिका सोफे पर बैठे सोते हुए निखिल को देख रही थी। मेरे प्यारे हस्बैंड कितना थक गए हैं ना। इशिका सोफे पर से उठकर निखिल की ओर आती है और धीरे से उसके कंधों को हिलाते हुए उसको आवाज लगाती है। निखिल को कोई रिस्पॉन्स न करता देख वो एक गहरी सांस लेती है और उसकी बगल में ही बैठ जाती है। अच्छा है, सो रहे हैं। निखिल सोते समय इतना प्यारा लग रहा था कि इसका खुद को उसके पास जाने से रोक नहीं पाती है। वो झुककर निखिल के गाल को अपने होठों से हल्के से छू लेती है। उसे डर भी लग रहा था कि कहीं निखिल जाग ना जाए, इसलिए वो तुरंत उससे दूर जाने लगती है कि अगले ही पल निखिल उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लेता है। इशिका जैसे शौक रह गई थी। ओ गॉड, क्या यह सोने का नाटक कर रहे थे? निखिल उसके ऊपर आते हुए कहता है, क्या कर रही थी तुम? क्या तुम मेरे सोने का फायदा उठा रही थी? इशिका मुंह बनाते हुए कहती है, ये चीटिंग है। आप सोने का नाटक कर रहे थे। निखिल उसके और करीब आते हुए कहता है, अच्छा, तुम मेरी नींद में होने का फायदा उठा सकती हो और मैं सोने का नाटक भी नहीं कर सकता। वेरी गुड वाइफी। वैसे तुम अगर चाहो तो हम ये जागते हुए भी कर सकते हैं। आफ्टर ऑल तुम मेरी वाइफ हो। तुम जब चाहो मुझे किस कर सकती हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो झुककर ऋषिका के फोरहेड पर अपने होंठ रख देता है। यहाँ पर। फिर उसकी एक गाल को चूमते हुए कहता है, यहाँ पर। और उसके बाद उसके दूसरे गाल को चूमता है, यहाँ पर। और धीरे धीरे उसके होंठों की तरफ बढ़ने लगता है। इससे पहले कि वो अपने होंठ ऋषिका के होंठों पर रखता, ऋषिका अपने होंठ पर अपने हाथ रख देती है। देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने आपको अभी माफ नहीं किया है। ऋषिका जोर जोर से सांसें ले रही थी। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी उसके सीने से बाहर आ जाएगा। जैसे जैसे निखिल के होंठ उसके चेहरे पर चल रहे थे, ऋषिका को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें अटक गई थी। निखिल इंटेंस नजरों से ऋषिका को देखते हुए कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया है तो मेरे इतने ज्यादा करीब क्या कर रही थी तुम? निखिल और ऋषिका के बीच इस समय हवा तक के गुजरने की जगह नहीं थी और यही बात ऋषिका को बेचैन किए हुए थी। वो निखिल को खुद से दूर करना चाहती थी, पर निखिल था कि उसे जाने ही नहीं दे रहा था। प्लीज मुझे जाने दीजिए। ऋषिका अभी भी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसकी पलकें इस समय झुकी हुई थी। वो निखिल की आंखों में देखने तक की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। निखिल उसको ऐसे देखकर हंसने लगता है। ऋषिका उसकी ओर गुस्से से देखती है। आप मुझ पर हंस रहे हैं? आप बहुत बुरे हैं। आई हेट यू। कहते हुए वो उसके सीने पर मारने लगती है। निखिल उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको पलटकर उसके ऊपर आ जाता है। रियली? यू हेट मी? किसे बता रही हो, मुझे या अपने आप को? क्या मतलब है आपका? ऋषिका ने नजर चुराते हुए कहा था। निखिल अपना सिर ऋषिका के सिर से जोड़ते हुए कहता है, मतलब, आर यू श्योर दैट यू हेट मी? पर तुम्हारी आंखें ये तो कुछ और बोल रही हैं। क्या बोल रही है मेरी आंखें? ऋषिका ने लड़खड़ाते हुए कहा था। ये बोल रही हैं कि तुम्हें मुझसे प्यार है। निखिल और ऋषिका दोनों की आंखें इस समय बंद थी। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। शायद वे दोनों ही एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहते थे। ऋषिका बहुत मुश्किल से अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है और इस बार पूरा दम लगाकर निखिल को दूर धकेलती है और कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गलत फहमी में जी रहे हैं मिस्टर ओबराय। मैंने ऐसा कब कहा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ? निखिल दूसरी ओर लेट जाता है और हाथ अपने सिर के पीछे लगाते हुए कहता है, कोई बात नहीं तो बोल दोगी, वो भी बहुत जल्द। ऋषिका चिढ़ते हुए बेड पर से खड़ी हो जाती है। आप अभी के अभी मेरे बेड पर से उतरिए
और अपने सोने का कोई दूसरा जगह ढूंढ लीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ नहीं सोने वाली, समझे आप। निखिल कुछ देर इशिका को देखता है और फिर पिलो उठाकर सोफे की ओर बढ़ जाता है। इशिका उसे हैरानी से देखती है। मान गए? एक ही बार में मेरी बात मान गए? वेरी गुड। जब रात भर इतने छोटे से सोफे पर सुकून कर सोएंगे तो अकल ठिकाने पर आ जाएगी। मुझे क्या, मैं तो आराम से सोऊंगी। निखिल उसकी बातें सुनकर मुस्कुराता है। रिलैक्स मेरी जान, अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बेड पर तभी सोऊंगा जब तुम खुद कहोगी। इशिका उसे गुस्से से घूरती है और अपने आप को कंबल से ढक लेती है। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। निखिल सोफे पर लेट जाता है। उसके मन में इस समय बहुत कुछ चल रहा था। उसे कल सुबह एक बहुत जरूरी फैसला लेना था। इशिका के ऊपर होने वाले हमले के मास्टरमाइंड के पास पहुंचना बहुत जरूरी था, और कहीं ना कहीं उसे पता चल गया था कि उन सबके पीछे कौन था। बस कंफर्म करना बाकी था, और निखिल को बहुत अच्छे से पता था कि उसे क्या करना है। अगले दिन निखिल स्टडी रूम में बैठा हुआ था। उसके सामने इस समय विकी बैठा हुआ था। विकी कहता है, सर, आपका शक बिल्कुल सही था। इन सब के पीछे वही है। मैंने उसके पुराने सारे बैंक डिटेल्स निकलवाए हैं। उसके अकाउंट से उन दिनों काफ़ी बड़े अमाउंट निकाले गए हैं जिस समय इसका मैम पर अटैक हुआ था। सीसीटीवी फुटेज में भी वो मुखौटे वाला इंसान कोई और नहीं, रीता ही थी। और यही कारण था कि वो हमें फैमिलियर लग रही थी। कहते हुए वो एक फाइल निखिल की ओर बढ़ा देता है। निखिल फाइल पलट कर देखता है। उसकी मुट्ठियां इस समय गुस्से से भिजी हुई थी। डैम इट, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। आखिर मैंने ये समझने में इतनी देर कैसे लगा दी। वो बार बार इशिका को धमकियां दे रही थी और मैंने उसकी धमकियां हल्के में ले ली। निखिल ने अपना हाथ सामने रखी टेबल पर दे मारा था। उसके गुस्से से एक पल के लिए विकी भी डर गया था, जबकि वो उसे बहुत अच्छे से जानता था। हालांकि अब वो पहले के जैसे खड़ूस नहीं रह गया था, लेकिन आज फिर एक बार निखिल भाई खड़ूस इंसान लग रहा था। ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। अब तक मैंने तुम्हारी सारी गलतियां माफ की, क्योंकि तुम मेरे डैड के दोस्त की बेटी थी। मैं डैड को हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन इस बार तुमने अपनी हद पार कर दी रीता। तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी, क्योंकि इस बार तुमने जो किया है उसकी कोई माफी नहीं है। मेरी वाइफ को चोट पहुंचाने का अंजाम क्या होता है, ये तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा पूरा खानदान देखेगा। निखिल की आंखें गुस्से से लाल थी। विकी, तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि आगे तुम्हें क्या करना है। मुझे उसकी बर्बादी चाहिए। उसकी, उसकी फैमिली की, और उससे जुड़े हर एक इंसान की बर्बादी। उसकी कंपनी पहले ही घाटे में जा रही है। मेक श्योर कि आज के बाद कोई भी छोटे से छोटा डील उसकी कंपनी को ना मिले। ओबराय कंपनी के सारे कनेक्शंस उसके साथ तोड़ दो। आज के बाद उनका ओबराय के साथ कोई रिश्ता नहीं होगा। और साथ ही एक कॉन्फ्रेंस करो, उसमें ये अनाउंस करो कि जो भी उनकी कंपनी के साथ कोई भी रिलेशन रखता है, उनका ओबराय खानदान से या उसकी कंपनी से भविष्य में कभी कोई रिलेशन नहीं हो सकता। और रही बात रीता की, तो ये सारे सबूत पुलिस के हवाले करो। 1 घंटे के अंदर वो मुझे जेल के अंदर चाहिए। इस बात का ध्यान रखना कि उसे किसी भी कीमत पर जमानत न मिले और वो पूरी जिंदगी जेल में सड़ती रहे। विकी को सोचते हुए कहता है, सर, पर बड़े बॉस को क्या बोलेंगे? वो उनके दोस्त की कंपनी है। निखिल गुस्से से विकी को घूरता है। और इशिका उनकी बहू है। तो बताओ मुझे, उन्हें किस ओर से होना चाहिए? अपनी बहू की ओर से, या अपने उस दोस्त के ओर से जिसकी बेटी ने उनकी बहू और उनके होने वाले पोते को मारने की कोशिश की? चुपचाप जितना कह रहा हूँ उतना करो। आज शाम तक हर एक न्यूज़ चैनल पर मुझे उसकी कंपनी की बर्बादी और रीता के जेल जाने की खबर चाहिए। दूसरी ओर ऋषिका अपने कमरे में अपने पेट को पकड़े बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर हल्के पसीने की बूंदें थीं और चेहरा एकदम उतरा हुआ था। न जाने क्यों आज सुबह से ही उसके पेट में एक अजीब सा दर्द था, जिसे वो सुबह से ही बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। उसे इस समय निखिल पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो सुबह से ही काम में बिजी था। कुछ सोचते हुए इशिका अपना फ़ोन उठाकर कुछ देर तक उसमें डॉक्टर का नंबर ढूंढती है। उसे इस समय बहुत टेंशन हो रही थी। आखिर उसके पेट में दर्द क्यों हो रहा था, और कहीं यह उसके बच्चे के लिए नुकसानदेह न हो। पर इशिका के गायनोकोलॉजिस्ट का नंबर निखिल के पास था, उसके पास नहीं। इशिका हिम्मत करके अपनी जगह पर खड़ी होती है ताकि वह बाहर जाकर निखिल को ढूंढ सके। तभी उसके पेट में बहुत तेज दर्द होता है
और वो अपना पेट पकड़कर नीचे जमीन पर बैठ जाती है। उसी समय कमरे का दरवाजा खुलता है और निखिल अंदर आता है। जब उसकी नज़र ऋषिका पर पड़ती है तो वह शौक रह जाता है ऋषिका को इस हालत में देखकर। वो जल्दी से उसके पास आता है। ऋषिका, क्या हुआ तुम्हें? उसकी नज़र ऋषिका के हाथ पर जाती है जिसे उसने अपने पेट को पकड़ा हुआ था। क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? ऋषिका अपना सिर हाँ में हिलाती है। निखिल परेशान होते हुए, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कब से हो रहा है? ऋषिका इरिटेट होते हुए कहती है, कैन यू प्लीज शट अप? मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है, ऊपर से आपके सवाल। खुद तो सुबह से काम में बिजी हैं और मैं यहाँ इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ। निखिल कहता है, ओके ओके, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। वो उसे गोद में उठाता है और कमरे से बाहर लेकर जाता है। घर में इस समय कोई भी नहीं था। रणविजय और श्रेया दोनों ऑफिस गए हुए थे। इन दोनों श्रेया के व्यवहार में काफ़ी बदलाव आया था। वो पहले के जैसे नकचढ़ी नहीं रही थी और उसने अपने डैड के साथ ऑफिस भी जाना शुरू कर दिया था। थोड़ी देर बाद ऋषिका की सारी जांच हो चुकी थी और इस समय निखिल और ऋषिका डॉक्टर के सामने चेयर पर बैठे हुए थे। क्या हुआ डॉक्टर, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? ऋषिका, ठीक है ना? निखिल की आवाज़ में चिंता थी। डॉक्टर कहते हैं, यस मिस्टर ओबराय, कोई परेशानी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है और प्रेगनेंसी में पेट में दर्द होना तो आम बात है। ये बस एक नॉर्मल दर्द था, पर अच्छा किया आप इन्हें मेरे पास ले आए, क्योंकि कई बार ये दर्द आम दर्द ना होकर गंभीर भी हो सकते हैं, इसलिए जांच कर लेना बेहतर होता है। अब जाकर निखिल ने एक राहत की सांस ली थी। जब से वो इशिका को यहाँ लाया था वो बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि इशिका के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था और निखिल उसे ऐसे देखकर बेचैन हो रहा था। इशिका पहले से बेटर फील कर रही थी। निखिल उसे वापस घर ले आता है। शाम का समय, सभी लोग सोफे पर बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। इशिका टीवी का रिमोट हाथ में लेकर रणविजय की बगल में बैठकर टीवी ऑन कर देती है। वो टेबल पर से अपनी कॉफ़ी अपने हाथ में उठाने वाली होती है कि तभी टीवी पर आने वाली खबर देखकर उसके हाथ वहीं रुक जाते हैं। टीवी पर रीता के अरेस्ट होने की खबर दिखाई जा रही थी। साथ ही साथ उनकी कंपनी की दिवालिया होने की खबर भी बहुत तेजी से फैल रही थी। इशिका तो शौक ही रह गई थी। वो मन ही मन कहती है, रीता, इसने ऐसा क्या कर दिया? रीता के अरेस्ट होने की कोई वजह साफ नहीं बताई जा रही थी। उनका बस यही कहना था कि उसने किसी मशहूर हस्ती की वाइफ को जान से मारने की कोशिश की थी। इशिका निखिल की ओर देखती है। निखिल के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी, पर वो टीवी की ओर बिल्कुल नहीं देख रहा था, जैसे उसे इस बारे में सब कुछ पता हो। इशिका उसे मुस्कुराता देखकर हैरान रह जाती है। वो टीवी ऑफ करके रिमोट साइड में रखती है और अपने कदम निखिल की ओर ले लेती है। वो धीरे से उसकी बगल में जाकर बैठ गई थी। निखिल ने यह बात नोटिस की थी, पर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। निखिल, वो रीता, आपने खबर देखी ना? वो अरेस्ट हो गई है, इशिका ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा था। निखिल अब इशिका की ओर देखने लगा था। हाँ तो? इशिका एक बार फिर हैरानी से उसकी ओर देखती है। क्या आपको इसके बारे में पहले से पता है? वो आपकी एम्प्लॉई है, एक्स एम्प्लॉई। निखिल ने इशिका को सुधारते हुए कहा था। अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। इशिका की आंखें छोटी हो गई थी। पर वो तो आपके डैड की फ्रेंड की बेटी है ना? इनफैक्ट आपने तो कहा था कि वो आपकी भी बहुत अच्छी दोस्त है। निखिल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इन सब के बारे में पहले से जानते थे? निखिल एक गहरी सांस लेता है। तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। मुझे पहले ही पता था कि ये सब होने वाला है। इनफैक्ट ये सब मैंने ही कराया है। डू यू नो, जो इतने समय से तुम पर हमले हो रहे थे, उसके पीछे का जो मास्टरमाइंड था वो कोई और नहीं, ये लड़की ही थी। और जिस इंसान की वाइफ को मारने की जुर्म में उसे अरेस्ट किया गया है, वो इंसान मैं हूँ। वाट? इशिका को विश्वास नहीं हो रहा था कि रीता उसे जान से मारने तक पर आ जाएगी। इशिका को अब सारी सिचुएशन समझ में आ गई थी। तो इसका मतलब वो हमला आप पर नहीं, मुझ पर हुआ था। आई कांट बिलीव दिस। वो आपके लिए इतनी पागल है कि मुझे जान से मारना चाहती है। निखिल कहता है, जो हुआ भूल जाओ, अब तुम्हें उससे कोई खतरा नहीं। वो सोचते हुए इशिका के चेहरे पर एक चमक आ गई थी। इसका मतलब यह है
कि अब मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ। आप मुझे कहीं जाने से नहीं रोकेंगे और अब मेरे पीछे कोई बॉडीगार्ड भी नहीं होगा। इससे पहले कि निखिल कुछ कहता, इशिका जल्दी से उसके गले लगते हुए कहती है, चलिए, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। थैंक यू सो मच, कहकर इशिका वहां से अपने कमरे की ओर भाग गई थी। निखिल उसे जाते हुए देखता ही रह गया था। पर मैंने इसे कब कहा कि अब इसके साथ बॉडीगार्ड नहीं रहेंगे? इशिका जो इस समय अपने कमरे की बालकनी में थी, अपना सेल फोन उठाती है। एक नंबर को घूरते हुए वो सोच में डूबी हुई थी। अपने मन में एक दृढ़ निश्चय करते हुए वो उस नंबर को डायल कर देती है और अपने कान से लगा लेती है। थोड़ी देर बाद कॉल पर बात करने के बाद इसी का कॉल कट कर देती है। अगले दिन सुबह निखिल की आज ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए वो सुबह ही ऑफिस के लिए निकल गया था। कल रात विक्की का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिससे उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। उसे 1 महीने के बेड रेस्ट पर रहना था। निखिल को कहीं ना कहीं अब इशिका को लेकर टेंशन हो गई थी। वो इस बारे में रणविजय से बात करता है। रणविजय कहते हैं, मुझे लगता है कि इशिका को अब गार्ड्स की कोई ज़रूरत नहीं है। वो पहले भी तो ऐसे ही रहती थी। आई थिंक रीता के अरेस्ट हो जाने के बाद वो सेफ है। अगर तुम उसके पीछे हर वक्त ऐसे गार्ड लगाकर रखोगे तो उसे घुटन होगी। निखिल का दिल तो नहीं मान रहा था, पर अभी वो किसी और गार्ड पर इतना भरोसा नहीं कर सकता था कि उसे इशिका की जिम्मेदारी दे सके। पर वो कहीं ना कहीं रिलैक्स था, क्योंकि इशिका पर हमला कराने वाली रीता अब जेल में थी। इशिका रेडी होती है और अपनी कार लेकर बाहर निकल जाती है। करीब आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद वो अपनी कार एक बड़े से रेस्टोरेंट के आगे लाकर रोकती है। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। कुछ देर बाद वो रेस्टोरेंट के प्राइवेट कमरे में बैठी किसी का इंतजार कर रही थी। ये इडियट अभी तक आया क्यों नहीं? इसने मुझे टाइम दिया था 11 बजे का, और अभी 11:30 हो रहे हैं। और कितना टाइम लगाएगा? कमरे का दरवाजा खुलता है और एक 30 से 31 साल का आदमी अंदर आता है और इशिका के ठीक सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। बोल, क्यों बुलाया मेरे को? तुझे आज मेरी याद कैसे आ गई रे? सब ठीक तो है? पहले तो तू ये बता, मुझे 11 बजे बुलाकर तू यहाँ इतना लेट क्यों आ रहा है? इशिका गुस्से से उसे घूर रही थी। वो आदमी अपने पैरों को दूसरी चेयर पर रखते हुए कहता है, वो क्या है ना कि लेट से आने पर जो वैल्यू होती है वो तू नहीं समझेगी, क्योंकि तू तो सारा काम टाइम पर करती है। किसी दिन तू भी लेट करके देख, स्पेशल फील होता है रे। इशिका अपनी आंखें रोल करती है। हो गया तेरा? अब अपनी बकवास बंद कर और मैंने जिस काम के लिए बुलाया है उसे ध्यान से सुन। वो आदमी अपनी शर्ट का कॉलर ऊपर करते हुए कहता है, वैसे तो सत्या कभी किसी की नहीं सुनता, पर तेरी सुन सकता है। जानती है क्यों? क्योंकि मैं तेरे को बहुत चाहता हूँ रे। तू क्यों नहीं समझती मेरी बात? कहते हुए सत्या अपना चेहरा ऊपर करता है और अचानक से चुप हो जाता है, क्योंकि इशिका गुस्से से उसे घूर रही थी। अच्छा ठीक है मेरी माँ, मुझे माफ कर दे। मैं जानता हूँ तू शादीशुदा है और अभी मेरा कोई चांस नहीं है। एक बात बता, तेरा वो खड़ूस पति, क्या नाम है उसका? निखिल ओबराय, वह तुझे परेशान तो नहीं करता? नहीं, अगर ऐसा है तो मेरे को बता, मैं उसका काम तमाम कर देगा। शट अप, इस बार इशिका ने गुस्से से कहा था। अपनी बकवास बंद कर और निखिल के बारे में तो कुछ भी उल्टा सीधा बोलने की हिम्मत भी मत करना, समझा? मुझे पता है तू बहुत बकवास करता है, पर अभी के लिए उस पर कंट्रोल रख। सत्या जबरदस्ती की हंसी हंसते हुए कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तू तो सीरियस हो गई। चल बोल, तुझे मेरी ज़रूरत क्यों पड़ गई? जैसा कि मैंने तेरे को प्रॉमिस किया था, जब भी तेरे को मेरी ज़रूरत होगी मैं तेरी हेल्प ज़रूर करेगा। देख, मैं तेरे सामने है, बता क्या प्रॉब्लम है? इशिका सत्या को पिछले 1.5 सालों से जानती थी। एक दिन वो अपने डैड से बहुत नाराज़ थी और कॉलेज से वापस लौटते समय उसने कार में बैठने से इनकार कर दिया था और वो पैदल ही वहां से चली गई थी। रास्ते में कुछ लड़कों ने उसे घेर लिया था और उसे उठाकर एक गोदाम में ले गए थे। उस समय सत्या वहां अपने किसी काम से आया था और उसने इशिका की जान बचाई थी। सत्या इशिका को बहुत पसंद करता था। ऐसा नहीं था कि वो उससे प्यार करता था, बस वो इशिका को परेशान करता था, क्योंकि जब वो ऐसा करता था तो इशिका बहुत चिढ़ती थी और उसे चिढ़ाने में सत्या को एक अलग ही खुशी मिलती थी, इसलिए वह उसके साथ फ्लर्ट करता था। माफिया है ना तू? मैंने नहीं सोचा था कि मुझे तेरी जरूरत पड़ेगी,
पर ठीक है, आज वाकई में तू मेरे काम आ सकता है। इशिका अब शांत हो गई थी। बोला था ना कि मैं तेरे बहुत काम आ सकता हूँ। तूने अपन को हल्के में लिया था रे। चल अभी काम बता, किसको उठाने का है? सत्या का एटीट्यूड अभी बिल्कुल नहीं बदला था। किसी को उठाना नहीं है, किसी को बर्बाद करना है। तुम्हें बस मेरी हेल्प करनी है, बाकी सब मैं खुद करूँगी। उसे बर्बाद करने का काम सिर्फ मैं करूँगी और कोई नहीं। इशिका की आंखों में इस समय एक नफरत थी, जिसे देखकर कहीं ना कहीं सत्या हैरान रह गया था। क्योंकि जिस इशिका को वो जानता था वो एक मासूम सी लड़की थी, जो किसी को हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। इशिका, क्या हुआ? किसी ने तेरे को परेशान किया? किसको बर्बाद करना है तुझे? सत्या इस बार सच में सीरियस हो गया था, क्योंकि इशिका के साथ उसका एक अलग ही कनेक्शन बन गया था। कहीं ना कहीं वो उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त की तरह थी, जिसकी वो बहुत परवाह करता था। साहिल ओबराय, मुझे साहिल ओबराय को बर्बाद करना है। फिजिकल हर्ट नहीं करना है, मुझे उसे इमोशनली हर्ट करना है। उसके शरीर पर एक भी चोट नहीं होगी, और फिर भी उसे दर्द होना चाहिए। सत्या सीधा होकर बैठ गया था। साहिल ओबराय? तू श्योर है कि तूने साहिल ओबराय ही कहा? वो तो तेरे पति का छोटा भाई है ना, तेरा देवर। इसी का सच सच बता, क्या किया उसने? बस ये समझ ले कि उसने मुझे बहुत हर्ट किया है, और अब मैं उसे हर्ट करना चाहती हूँ। अब इशिका के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। क्या करना है मुझे? सत्या ने अपना अगला सवाल पूछ लिया था। मुझे कुछ ड्रग्स चाहिए, और वो ड्रग्स इतने पावरफुल होने चाहिए कि उसे लेने के बाद इंसान अपना होश खो बैठे। ड्रग्स का नाम सुनकर सत्या अपनी जगह पर खड़ा हो गया था। व्हाट? तू पागल हो गई है क्या? कुछ पता है तू क्या बोल रही है? और पहले तो तू अपनी आवाज़ नीचे कर। अगर किसी ने सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तू साहिल ओबराय की बर्बादी चाहती है ना? ठीक है, मुझ पर छोड़ दे। मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ, तेरा यह काम मैं खुद करेगा। तू इन सबसे दूर रहेगी। तुझे इस गंदगी में हाथ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सत्या बिल्कुल नहीं चाहता था कि इशिका ड्रग्स जैसे किसी चीज में अपना हाथ डाले, लेकिन इशिका ने भी सोच लिया था कि उसको बर्बाद करने का काम तो वही करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने कहा ना कि जो करना है मैं करूंगी। तू बता, मेरा काम करेगा या नहीं? अगर नहीं करना है तो बता दे, मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। मुझे जाने कितने ही मिल जाएंगे। सत्या ने इशिका को समझाने की बहुत कोशिश की थी, पर इशिका अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। अब सत्या के पास और कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, तू जो कह रही है मैं करूँगा। मैं इंतजाम कर दूंगा, पर ये तो बता, तू उसका करने क्या वाली है? इशिका उसे अपना सारा प्लान बताती है। जैसे जैसे सत्या उसका सारा प्लान सुनता है, उसके माथे पर परेशानी की रेखाएं आती चली जाती हैं। वो मन ही मन कहता है, इशिका, मैं कैसे समझाऊं तेरे को? इसमें बहुत खतरा है। अगर तू पकड़ी जाती है तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी तेरे को। इशिका उसको परेशान होता देख कहती है, मुझे पता है तुझे मेरी फिक्र है, लेकिन मेरा विश्वास कर, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगी। मैंने अब तक बहुत गलतियां की हैं, पर अब मैं कोई गलती नहीं करूंगी। दोपहर के 2 बजे तक इशिका घर वापस आ गई थी। निखिल को इस बात की खबर तक नहीं थी कि इशिका क्या प्लान कर रही है, पर इशिका के दिमाग में सारा प्लान तैयार हो चुका था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।